नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने जनजातियों में परिवार का अर्थ समझा था और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी कि एक परिवार की क्या सामान्य विशेषताएं होती है और कौन सी विशिष्ट विशेषताएं एक परिवार में होती है। आज हम बात करेंगे परिवार की उत्पत्ति के बारे में। ओरिजिन फैमिली का किस प्रकार से हुआ। कोई भी चीज़ जो भी समाज में घटित होती है, समाज की व्यवस्था का एक हिस्सा होती है, उसके बारे में एक सामान्य जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी हमेशा से सभी के मन में रहती है कि उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। विवाह नामक संस्था अगर समाज में आई तो कब से शुरू हुई, परिवार की उत्पत्ति हुई, यानी एक दंपति यानी पति और पत्नी अपने बच्चों के साथ कब से साथ में रहना शुरू हुए, किस प्रकार से एक परिवार का स्वरूप विकसित हुआ, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों में बहुत उत्सुकता रही है। परंतु जैसा कि मैकाइवर ने लिखा है, उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं। मैकाइवर कहते हैं कि उत्पत्तियां जो है वो सदैव अस्पष्ट होती हैं, यानी जो चीज़ बीत चुकी है, एक लंबे समय पहले जो घटित हो चुकी है, जिसके पीछे एक लंबा सा इतिहास हो, जिसके भूतकाल के बारे में हमें कोई बहुत विशिष्ट जानकारी न हो, उसकी उत्पत्ति के बारे में अनुमान लगाना वो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को क्लियर नहीं कर सकता, या ये कह सकते हैं कि सभी विद्वान उस पर एकमत नहीं हो सकते। यही कारण है कि परिवार की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। बहुत से मानवशास्त्रियों ने और समाजशास्त्रियों ने परिवार की उत्पत्ति को समझाने के लिए अपने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। हम यहाँ पर कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिनसे ये पता चलता है कि परिवार की उत्पत्ति के, ओरिजिन ऑफ फैमिली के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, या किस किस प्रकार का स्वरूप प्रारंभिक परिवार का रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्लासिकल थ्योरी है परिवार की उत्पत्ति से संबंधित शास्त्रीय सिद्धांत जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में, यानी जो प्रमुख इसके प्रवर्तक हैं, उनमें प्लेटो और अरस्तु, इन दो का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि परिवार का जो सबसे आदिम स्वरूप है या प्रारंभिक स्वरूप है, वो पितृसत्तात्मक था और ऐसे परिवारों में पुरुषों की प्रधानता थी। सर हेनरी मैन जो हैं, उन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने 1861 में विश्व के विभिन्न समाजों का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने भी यही कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक था, बल्कि पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी था। यानी पिता की ही सत्ता थी, पिता के स्थान पर ही परिवार रहता था और पिता के नाम पर ही वंश चलता था। उनका ये मानना है कि जब आर्थिक दशाओं में और स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो परिवार कुछ जगहों पर, न सभी जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर पितृसत्तात्मक से मातृसत्तात्मक परिवार में परिवर्तित हुआ। यही कारण है कि इसे हम सार्वभौमिक नहीं मान सकते, क्योंकि सभी समाजों में पितृसत्तात्मक परिवार नहीं देखे जाते। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत और बहुत सारी जगहों पर ऐसी जनजातियां हैं जो कि आदिम काल से ही मातृसत्तात्मक भी रही हैं। इसी कारण इस क्लासिकल थ्योरी से सभी विद्वान सहमत नहीं हैं। अगला जो सिद्धांत है, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। साम्यवाद का मतलब होता है इक्वल स्टेटस, बराबरी का दर्जा। ये सिद्धांत जो है ये मुख्यतः इसी बात पर आधारित है कि प्रारंभ में एक समय ऐसा था जिसमें विवाह और परिवार जैसी कोई संस्था नहीं थी। जिस प्रकार से हमने विवाह के संदर्भ में ये बात डिस्कस की थी कि एक समय ऐसा था जबकि लोगों को
आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रकार के उससे संबंधित नियम कायदे नहीं थे। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो हैं वो है मॉर्गन, फ्रेजर और ब्राइफॉल्ट। इन लोगों की मान्यता है कि समाज में प्रारंभिक स्तर में विवाह और परिवार नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य जो है वो पशुओं की भांति ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पशुओं की भांति से यहाँ पर तात्पर्य है जो यौन संबंध से रिलेटेड उसका पूरा व्यवहार था वो पशुओं की भांति ही था। उसमें कोई भी किसी के भी साथ, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था, इसकी उन्हें स्वतंत्रता थी। इसी अवस्था को यौन साम्यवाद, सेक्स कम्युनिज्म कहा जाता है। इन लोगों का मानना है कि विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाओं का विकास बाद के युगों में हुआ। प्रारंभ में इसी प्रकार के विचारधारा थी कि कोई भी व्यक्ति यौन संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। इन विद्वानों ने कुछ त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार यानी अपनी मर्जी से यौन संबंध स्थापित करना, पत्नी विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ वाइफ, आपस में एक दूसरे की वाइफ की अदला बदली करना, पत्नी उधार लेना, और एक टर्म जो यहाँ पर यूज़ की जाती है वर्गात्मक स्वजन शब्दावली, क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना, इस प्रकार के उदाहरण, इस तरीके के प्रमाण इन विद्वानों प्रस्तुत किए हैं। मॉर्गन कहते हैं कि आदिम समाजों में SIB सिब ही एकमात्र समूह होता था जिसमें यौन स्वच्छंदता प्रचलित थी। इसलिए पितृत्व का निर्धारण करना कठिन था। यानी माता कौन है ये तो पता चलता है, परंतु किसी बच्चे के जन्म से उसके पिता का पता नहीं चलता। और यहाँ पर पिता जो है वो इसी कारण महत्वहीन हो जाते हैं, और माता जो है वो ही वो सिब की लीडर हुआ करती थी। मॉर्गन ने कई जनजातियों में उत्सवों और त्योहारों में यौन संबंधी स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया है। कुछ जनजातियों में पत्नी की अदला बदली और पत्नी उधारी की प्रथा है। तो कहीं पर कोई मेहमान आने पर मेज़बान उसे रात्रि को अपनी पत्नी भेंट करता है। भारत में भी जैसे कई जनजातियों में युवा गृह, डॉर्मिटरीज बनी हुई हैं, जिसमें गांव के सभी कुंवारे लड़के और लड़कियां साथ में रहते हैं। मुडिया गोंड जो लोग हैं वो इसे गोटुल भी कहते हैं। तो अलग अलग जनजातियों में कुछ इस प्रकार की परंपराएं पाई गई है जिसमें यौन स्वच्छंदता देखी जा सकती है। मॉर्गन ने यौन साम्यवाद की पुष्टि के लिए जो अभी मैंने एक टर्म आपको बताई थी वर्गात्मक स्वजन शब्दावली, क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि कई जनजातियों में एक आयु के अनेक लोगों को, एक ही आयु वर्ग के अनेक लोगों को एक ही संबंध संज्ञा से पुकारा जाता है। यानी जैसे पिता, चाचा, ताऊ, ये सब एक ही एज ग्रुप के लोग हैं, उन सबको वो पिता कहकर बुलाते हैं। इसी प्रकार माँ, चाची, ताई, मौसी, ये सब जो एक ही एज ग्रुप के होते हैं उन्हें वो एक ही नाम से पुकारते हैं। पिता के पिता यानी दादा को, नाना को, मामा को, पत्नी के पिता को, इन सबको मतलब कुछ कॉमन ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि सबके लिए प्रयोग की जाती है। एक ही आयु वर्ग के लोगों को एक ही नाम से पुकारा जाता है। मॉर्गन कहते हैं कि ये इस बात का सूचक है कि प्रारंभ में समूह विवाह होते होंगे और एक समूह के लोगों का दूसरे समूह के लोग एक ही शब्द संज्ञा से पुकारते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनको पिता कौन है। तो वो एक ही एज ग्रुप के सभी लोगों को उसी नाम से पुकारते थे। ऑस्ट्रेलिया और ट्रोब्रियान द्वीप की जो जनजातियां हैं उसमें इसी प्रकार से जो संतानें हैं या जो बच्चे हैं वो सभी पुरुषों को पिता के नाम से ही पुकारते हैं। तो इन सारे सिद्धांतों, इन सारी जानकारी के आधार पर, इन सारे उल्लेखों के आधार पर मॉर्गन, फ्रेजर, ब्राइफॉल्ट वगैरह ये कहते हैं कि प्रारंभ में यौन साम्यवाद था और उसके बाद धीरे धीरे परिवार का जन्म हुआ। अगला जो सिद्धांत है वो एक विवाह का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मोनोगैमी, यानी कि एक विवाह पर आधारित परिवार हुआ करते थे। वेस्टरमार्क जो है
इनकी किताब है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस, मानव विवाह का इतिहास। इस किताब में उन्होंने एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वे यौन साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वो ये नहीं मानते कि इस प्रकार से कभी ऐसी भी अवस्था रही होगी जबकि स्त्री और पुरुष यौन संबंध स्थापित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों, या हम पशु व्यवहार से स्त्री पुरुष के व्यवहार को कंपेयर करें। ये उन्हें गलत लगता है। डार्विन जो है उनका कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ। एक्सक्यूज मी। यानी पुरुष जो है उनमें एक अधिकारिता वाला भाव कि ये मेरे कमांड में है या ये मेरे कंट्रोल में है, और साथ ही साथ ईर्ष्या की भावना, यानी किसी स्त्री को वो अपने वश में रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और किसी दूसरे से उसे शेयर करने पर उन्हें ईर्ष्या महसूस होती है। डार्विन के इसी मत को वेस्टरमार्क ने भी सपोर्ट किया है, और वो कहते हैं कि पुरुष जो है वो स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है और वो स्त्री पर संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार चाहते हैं, और अपनी शक्ति के कारण वो इस एकाधिकार को बनाए रखने में भी सफल हुए। और जब इस एकाधिकार को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो एक विवाह की प्रथा विकसित हुई। वेस्टरमार्क कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, जो यौन साम्यवाद का सिद्धांत है वो मनुष्य को पशुओं से तुलना करता है, परंतु वेस्टरमार्क कहते हैं कि कुछ पशु जो हैं उनका भी व्यवहार या उनकी जो परिवार जो हैं वो भी एक विवाही होते हैं। जैसे उन्होंने कई प्रकार की चिड़ियाओं की बात की है, छोटे पूंछ वाले बंदरों की, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब एक विवाह की प्रथा पर आधारित है। दूसरा उन्होंने जो फोकस किया है कि किस प्रकार से पुरुषों का आधिपत्य हुआ, उसमें वो कहते हैं कि मादा चिड़िया जो है जब वो अंडे को सेती है, उसको सार संभाल करती है, तो नर जो चिड़ा होता है वो उसे भोजन ला कर देता है। और स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनमें माँ पर बच्चा और भी अधिक डिपेंड करता है, क्योंकि वो फीड करता है, दूध पीता है, वो एक लंबे समय तक स्तनपान करता है, तो माँ और बच्चे का अटैचमेंट और ज़्यादा अधिक होता है, और इस समय उनके संरक्षण की जिम्मेदारी जो पुरुष है उसके ऊपर आ जाती है। यानी जो नर जानवर जो होता है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल अव्यवहारिक है यौन साम्यवाद की कल्पना मेलिनोस्की के अनुसार, वेस्टरमार्क के अनुसार। और वो ये कहते हैं कि पूर्णतः ये जो फीलिंग है अपनेपन की, ईर्ष्या की, एकाधिकार की, उसके कारण एक विवाह का प्रारंभ हुआ और वहीं से परिवार की स्थापना हुई। इसी प्रकार मेलिनोस्की जो है वो भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। उनकी पुस्तक है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी। सेवेज सोसाइटी यानी जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें किस प्रकार से सेक्स और रिप्रेशन की फीलिंग्स को विकसित किया गया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है इस किताब में कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वो परिवार एक विवाही परिवार ही है। अन्य विवाह की जो प्रथाएं हैं जैसे बहुविवाह आदि, ये कुछ एक समाजों में पाया जाता है, परंतु एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और हमेशा रहेगा। यानी वेस्टरमार्क और मेलिनोस्की दोनों इस बात को प्रस्तुत करते हैं या इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रारंभिक जो परिवार है वो एक विवाह के सिद्धांत पर आधारित थे। परिवार की उत्पत्ति के और भी अन्य सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।